हम्म, चलिए, ये मार्केट 5 दिन तो तंग करती है बजट वाले टाइम। वीकेंड पे 2 दिन नहीं और, छोड़ेगी, 2 दिन और। है ना। हाँ, कम से कम वीकेंड पे एक रिस्पाइट मिलता था, अब वो भी नहीं मिलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा से बात होगी और टेक्निकल पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। निफ्टी में थोड़ी रिकवरी है अब डे लो से, अगर आप देखें तो एक्चुअली आईटी लीड कर रहा है उस रिकवरी को। निफ्टी आईटी लेकर आइए एक बार ज़रा। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी डे लो के करीब है, लेकिन निफ्टी आईटी इसमें रिकवरी है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी से मैंने कहा कि वो थोड़ा सा डे लो पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप देखें तो टॉप गेनर्स में टाइटन अभी भी 4.5%, विप्रो, इन्फोसिस, कुछ फार्मा स्टॉक्स में बाइंग है, सन फार्मा, अपोलो में थोड़ी सी बाइंग है, अपोलो हॉस्पिटल्स में। एचडीएफसी बैंक अभी भी नीचे 1%, भारतीय एयरटेल में अच्छा प्रेशर है 1% का, और एसबीआई ये करीब करीब 0.25% नीचे है। अगर आप एफएनओ स्टॉक्स देखेंगे तो टॉप गेनर्स में टाटा टेक, केपीआईटी टेक, कल्याण ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, आईईएक्स, ये कुछ शेयर्स हैं। और टॉप लूजर्स में इस समय आरबीएल बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। एक बार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस दिखा दीजिए ज़रा। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट इस समय आपको ट्रेड में दिखाई देगी। डे लो पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, चलिए मेहमानों से बातचीत करते हैं। हमारा शत्रुचित जैन, रचना वैद्य फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिए लेकर जुड़ी हैं, और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रशांत जी और आशीष बहेती जी अभी भी मौजूद हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। और मेरे इस वक्त के 2 ट्रेड्स में से एक रहेगा साइडस लाइफ, जिसमें हम एक लॉन्ग करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। फार्मा के काफी सारे नाम हैं जिसमें एक अच्छा अपस्विंग बन रहा है। आईटी एंड फार्मा इज बेसिकली मूविंग, तो अभी शॉर्ट करने के बदले इन सेक्टर्स में जहां पे अपसाइड की मूवमेंट है वहां लॉन्ग करने का मतलब बनता है। साइडस लाइफ की फ्यूचर्स 942 पे ट्रेड कर रहे हैं, हम इसको लॉन्ग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 936, और यहाँ पे अपसाइड पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं करीब करीब 950 तक के और 955 तक के बाय टुमारो। और उसके साथ साथ दूसरा जो मैं ट्रेड देना चाहूंगी दैट विल बी इन कल्याण ज्वेलर्स, जहाँ पे अगेन एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग बना हुआ है आज ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अभी मूवमेंट फास्ट है लेकिन शुरुआत है मूवमेंट की, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और फॉलो थ्रू मिल सकता है। 526 पे है ये, हम इसमें 519 का ऐसे लगा कि अगर इसकी फ्यूचर्स को लॉन्ग करें तो अपसाइड पे हमारे इसमें 532 एंड 35 का टारगेट हो सकता है। ओके, चलिए प्रशांत जी के पास चला जाए। प्रशांत जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, मेरा फर्स्ट पिक है ब्रिटानिया। यहाँ पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स बहुत पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट। 6260 स्पॉट लेवल ट्रेड कर रहा है, करीबन 1% रिस्क लेके 6210 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। मेरा यहाँ से टारगेट होगा 6400, 6380, 6400 का जोन नजर आ सकता है। और नेक्स्ट रिपीट करना चाहूंगा बायोकॉन, मुझे यहाँ डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, सो इसके साथ स्टिक रहना चाहूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 382, स्पॉट लेवल 382। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगा 400 से लेके 405, 400, 405। ओके, चलिए वीरू, एक अंदाज अपना अपना में आता था ना, क्राइम मास्टर गोगो। वो कहता है क्राइम मास्टर गोगो के कारनामों में एक और कारनामा शामिल हो गया। अब एक बार आप मीशो का चार्ट देखिए ज़रा। मीशो 5% नीचे है, तो ये मैं जो क्राइम मास्टर से मेरा रेफरेंस है जो आईपीओज में लिस्टिंग के बाद मोमेंटम में लोग फंसते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 5% का ये सर्किट है, ध्यान रखिएगा। वैसे मैं हैरान हूँ कि मीशो में 5% सर्किट है, क्योंकि वॉलिटिलिटी ज़्यादा हुई थी, इसके लिए 5% का सर्किट लगा दिया गया था। और यहाँ पर आज 2% एंकर का लॉक इन ख़त्म हुआ है, और वो एंकर इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली बेचने आए हैं, क्योंकि जब इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वाई नॉट। और उससे पहले आपको याद होगा किस तरीके का बिल्डअप था स्टॉक में। वो एक आई थिंक यूबीएस की रिपोर्ट भी आई थी। वो 14 डे चार्ट वापस रखिएगा एक बार, और अपने हाई से अब करीब करीब ये स्टॉक 32% गिर चुका है। जी हाँ, 32%। क्या होता है 32% एक बड़े स्टॉक के लिए, जिस तरीके से ये गिरा है। तो खैर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन मैसिव वॉल्यूम्स के साथ आज ये स्टॉक लोअर सर्किट पर।
तो जहाँ क्राइम मास्टर गोगो एक आईपीओ में एक और कुछ लेके चला गया है ना इस बार। सारे जितने आए थे इस बार के सबका ये हाल है। मीशो का याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई जो जनरेट किया था इसने 18 दिसंबर को, वो था 254 रुपये। नाउ इट्स 173। डाउन फ्रीज है यहाँ पे 5% का। अच्छा, ट्रेड्स अभी बचे हुए हैं। आशीष बहती जी के ट्रेड्स ले लेते हैं पहले। अच्छा, पहले रुचित के ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, रुचित के ट्रेड बाकी हैं अभी। रुचित, आपके 2 ट्रेड्स क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो फार्मा से ही करना चाहूंगा क्योंकि वहां पे एक अच्छा निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे ही ब्रेकआउट आया है और पूरे सेक्टरल के स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू कर रहा है। 20 डेमा सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। सो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव साइंस है। तो करंट लेवल्स पे ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2070 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 2200 तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मेरी सेकंड पिक रहेगी कंज्यूमर में। एफएमसीजी ऐसा स्पेस देखेंगे तो एक्सेप्ट आईटीसी के कारण निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में इतना पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स पे से देखिए तो आईटीसी को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में मोस्टली लास्ट 2-4 ट्रेडिंग सेशन से प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग हुआ है। टाटा कंज्यूमर लगभग 4 से 5 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक में देखा है। ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। सो टाटा कंज्यूमर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 1180 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 1280 के टारगेट्स एक्सपेक्ट। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स रुचित जी की तरफ से। आशीष जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे खुलने के बाद से स्ट्रेंथ बनते जा रही है और यहाँ पे मुझे लग रहा है 498 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है 515 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो कोफोर्ज। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बन रही है, एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडिडेट बना हुआ है ये। और जिस हिसाब से आईटी का सेक्टर टेलमेंट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1670 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 1730 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2026 के मार्केट आउटलुक पर। हमारे साथ एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा मौजूद है, जो कि आर्थिक जगत के बड़े दिग्गज माने जाते हैं। एक्सिस से पहले इनका क्रेडिट स्विस के साथ करीब 2 दशक का जुड़ाव रहा था। आप प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति के पार्ट टाइम सदस्य भी हैं और समझते हैं कि मार्केट को लेकर नीलकंठ जी का क्या व्यू है। और नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस साल की हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है, आपको हैप्पी न्यू ईयर। 2026 आपके हिसाब से कैसे शेप हो रहा है? क्या भारतीय मार्केट जो लगातार एक अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रही है, क्या यहाँ कुछ साइंस दिखेंगे आउट परफॉर्मेंस की, या अभी भी हमारे मैक्रोज हमारे लिए अनफेवरेबल हैं? नहीं, अभी तो मैक्रोज जो हमने गलतियां की थी वित्तीय वर्ष 2025 में साइमल्टेनियस फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग की, वो अब बैकग्राउंड में है। अब आगे इनफैक्ट फिस्कल जो है वो थोड़ा लेस टाइटनिंग होगा। तो हमने करीब 130 बेसिस पॉइंट की फिस्कल टाइटनिंग की थी 2025 में, जो कि 2026 में 40 बेसिस पॉइंट की हो गई थी। और हमारा अनुमान है कि 2027 में जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें करीब 20 बेसिस पॉइंट की टाइटनिंग होगी। सो जो कहते हैं जो हेडविंड जो फिस्कल टाइटनिंग से आ रही थी उससे वो अब काफ़ी कम हो गई है। दूसरा, जो मॉनेटरी टाइटनिंग हुई थी तो क्रेडिट ग्रोथ 16.5% से बढ़ रहा था मार्च 2024 में, वो गिर के 12% हो गया था मार्च 25 में। वो बीच में इस वर्ष में थोड़ा और गिरा था, बट अभी घूम के वापस आ गया है। तो मॉनेटरी इस साल बहुत टाइटन नहीं हो रहा था। 2027 में ये ईज होगा, यानी कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीब 12% से बढ़कर और आगे जाएगी। तो इस वजह से जो जीडीपी स्लो डाउन हुआ था और जो लोगों को सरप्राइज कर रहा था, क्योंकि आपको याद होगा द फाइनल एस्टिमेट फॉर FY24 वो 9.1% का था जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ का, जो गिरकर 6.5% हो गया था 2025 में। इस साल का अनुमान है, देखिए आज क्या फर्स्ट प्रोविजनल डेटा आता है, बट मेरे हिसाब से 7.5% के आसपास होगा। तो अगले वर्ष भी अभी बहुत लोग हैं जो अभी 6.5-7 पे लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि FY27 में जीडीपी ग्रोथ जो कंसेंसस है उसको सरप्राइज करेगी अपसाइड पे। तो इस वजह से मार्केट पे ये असर पड़ेगा कि जो
इंसेसेंट अर्निंग्स कट्स हो रहे थे। तो भारतीय मार्केट ने अंडर परफॉर्म इसलिए किया कि हमारी अर्निंग्स चेंजेस जो दुनिया में सबसे खराब थी, तो 13% से कट्स हुए। कोई भी बड़ा मार्केट नहीं है जहां इतने बड़े कट्स हुए। तो अब वो कट्स अगर नहीं होते हैं, मुझे लगता है उसका दिसंबर में फिर से कट्स हुए, बट वो एक आध स्पेसिफिक स्टॉक्स, वो एयरलाइन स्टॉक, थोड़े सिगरेट स्टॉक, उनका वो स्टॉक स्पेसिफिक चेंजेस के कारण। बट मोमेंटम अभी अगर इकोनॉमिक मोमेंटम पॉजिटिवली सरप्राइज करता है, जो करने वाला है मेरे हिसाब से, तो अर्निंग्स कट्स नहीं होंगे और उस वजह से फिर मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर सकता है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर सकता है। नीलकंठ जी, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या डोमेस्टिक सेक्टर्स, बैंक्स, ऑटोज ये आउट परफॉर्म करेंगे? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया है, स्पेशली जीएसटी कट के बाद। और वैल्यूएशन मैट्रिक पर ये सब स्पेसेस आपको कैसी लग रही है इस समय? जी हाँ, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर्स अब इनका आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। अगर क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से और पिकअप करती है, तो जब वो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही होती है तो काफ़ी सिक्लिकल बेनिफिट्स होता है लेंडर्स को। जैसे उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो गिर जाता है। अगर आप नए लोन्स दे रहे हैं तो पुराने लोन्स भी उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फंड्स फ्लो इंप्रूव होता है इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक मोमेंटम अगर उसके कारण पिकअप होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे फिर उनके एनपीएज और वो सब रिस्क भी काफ़ी कम हो जाती हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा करेगा। ऑटोज़ में भी बहुत वर्षों के बाद अभी हालात ये है कि जो बीच में BS4 टू BS6 ट्रांजिशन और काफ़ी रीज़न से दाम काफ़ी बढ़ गए थे, वो इनकम ग्रोथ से काफ़ी आगे बढ़ गए थे। तो अभी जीएसटी कट्स के कारण गाड़ियाँ ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो मेरे हिसाब से उसका मोमेंटम भी सस्टेन करना चाहिए। एक्सपोर्ट बिजनेसेस में अभी भी मुझे लगता है वैसी एक्साइटमेंट नहीं होगी। मतलब द वर्ल्ड इज लुकिंग मच बेटर देन इट डिड 7-8 मंथ्स बैक फ्रॉम अभी जैसे हम ग्लोबल ट्रेड भी ट्रैक करते हैं, ग्लोबल ट्रेड का मोमेंटम भी ठीक ठाक ही लग रहा है। बस बहुत सारे कह सकते हैं कि वो जो झूलती तलवार है कभी भी गिर सकती है, तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर्स की तरफ ही रहेगा। नीलकंठ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आपका विचार, आपके व्यूज सर मेटल्स को लेके, कमोडिटीज को लेके हमेशा से काफ़ी सराहनीय रहे हैं। ये बीता वर्ष 2025 मेटल्स में गजब की तेज़ी थी। गोल्ड सिल्वर को देखिए सर, कॉपर सिल्वर को देखिए, आप प्लेटिनम को देखिए सर। अच्छा हो क्या रहा है, एक तो जिनके पोर्टफोलियो में है, जो अच्छा पैसा बना के बैठे हैं, एक रीजनेबल अप्रोच इस प्राइस पे क्या हो, क्या करना चाहिए इस प्राइस पे? दूसरी बात, अब बहुत से लोग जो है खिंचे चले आ रहे हैं कमोडिटीज़ की तरफ, उनका आकर्षण बढ़ रहा है कि जनाब 2025 में क्या डोमिनेट किया। उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है इस वक्त मेटल्स में? तो देखिए, मेटल्स को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक है प्रेशियस मेटल्स, जो आपने सोना, चांदी, प्लैटिनम इनकी बात की। दूसरे हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड बेस मेटल्स हैं, जहाँ पे कि फाइनेंशियल स्पेकुलेशन हो सकती है, जो कॉपर, सिल्वर, निकल, जिंक, लेड। और तीसरे हैं जो फेरस हैं, आयरन और स्टील वगैरह। नाउ प्रेशियस मेटल्स में अभी तो जब 2800 का 4500 हो जाता है तो फिर मोमेंटम तो काफ़ी तेज हो चुका है ऑलरेडी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं है कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। तो उसमें 3 से 5 साल की कहानी ज़्यादा क्लियर है मेरे दिमाग में। 1 साल की कहानी उतनी क्लियर नहीं है। कहने का मतलब कि हम सभी को पता है कि डॉलर मैसिवली ओवरवैल्यूड है। इस चीज़ को मैं करीब 1 साल से बोल रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा से बोल रहा हूँ। और तो डॉलर को गिरने की ज़रूरत है। बिना डॉलर गिरे हुए जो यूएस की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं हो सकती। समस्या ये है कि डॉलर गिरे तो किसके अगेंस्ट? यूरोप में वीकनेस है, चाइना अपनी करेंसी अप्रिशिएट होने नहीं देगा, जापान की करेंसी गिरती जा रही है। तो ऐसे समय पे
नेचुरल है कि जो मार्जिनल इन्वेस्टर है वो प्रेशियस मेटल्स की तरफ भागते हैं, और इस वजह से गोल्ड अभी तक चला है। सिल्वर का एक कैचअप ट्रेड था, सिल्वर पे मैं ये बहुत अच्छी समझ पकड़ नहीं है, बट तो ये 3 से 5 साल में ये समस्या जो है ये चलती रहेगी, और मेरे हिसाब से एटलीस्ट सोना तो मुझे लगता है यहाँ से भी ऊपर जाएगा। अब ये अगले 1 वर्ष में क्या होगा कि मान लीजिए कि अब अगर यूएस और चाइना के बीच में टेम्पररी सुलह हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है थोड़ी कम हो गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कम हुई तो सस्टेन्ड ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो फिर सोने की अट्रैक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा अनसर्टेन है। अगर यूएस और चीन जो हैं लड़ते रहें पूरे साल तो हो सकता है कि सोना फिर भी चलता रहे, और चांदी और प्लैटिनम और ये सब अदर प्रेशियस मेटल्स जो हैं उसके साथ ही उनका लिंक होगा। बेस मेटल्स अभी कॉपर काफ़ी चल चुका है, तो इन सब जगहों पे अगर ग्लोबली अभी जियोपॉलिटिकल क्या है डिटेंट आती है, मतलब बीच में थोड़े दिन के लिए थोड़ी सुलह हो जाती है यूएस और चीन में, तो हो सकता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम पिकअप करे, फिर हो सकता है उसके कारण सप्लाई चेन्स में अपस्ट्रीम रीस्टॉकिंग हो, थोड़ा आई थिंक सप्लाई डिसरप्शन भी हुआ है इन लोगों में। एल्यूमिनियम पे मेरा ये मानना है कि वो इफेक्टिवली पैकेज्ड एनर्जी है। अगर एनर्जी के दाम गिरते रहे तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम 3000 पे सस्टेन करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई और जो वेनेजुएला में हुआ, या जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी खत्म हो सकता है वो इसलिए कर रहा हो कि वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 चालू हो जाए, गैस के दाम गिरने लगे, क्योंकि अगर एनर्जी के दाम पे अगर उनको चीन से कम्पीट करना है तो उनके पास वो सोलर विंड जो चीन के पास है वो है नहीं, तो उनको गैस और तेल के दाम ही कम करने होंगे। तो अगर एनर्जी के दाम गिरते हैं तो जो एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन है जैसे एल्यूमिनियम का, वो मुझे लगता है उसके दाम बहुत ज़्यादा सस्टेन न कर पाए। अगर हम फेरस मेटल्स पे आते हैं तो फेरस मेटल्स पे हमारे देश में अभी थोड़ी रीस्टॉकिंग हो रही है। क्या होता है कि जैसे आप देखें अगर होलसेल मार्केट में गाड़ियों की खरीद जो है वो 21% से बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ रहा होगा, तो उससे अब जो अपस्ट्रीम यानी उनके कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, कंपोनेंट सप्लायर्स के कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, और इवेंचुअली जो स्टील के खरीदार हैं, तो इन सब चीज़ों में आई थिंक डिमांड काफ़ी रोबस्ट होगी। वैसे ही रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन काफ़ी रोबस्ट चल रहा है। दिसंबर क्वार्टर में हमारे एनालिस्ट का मानना है कि 8 से 9% से सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। तो सीमेंट केवल खुद से कभी यूज तो होता नहीं, साथ में मेटल भी यूज होता है, काफ़ी कुछ और भी यूज होता है। तो मेटल्स, फेरस मेटल्स का इंडिया में आई थिंक मार्केट काफ़ी रोबस्ट रहना चाहिए। चीन में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन गिरती जा रही है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन के कारण स्टील की डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के कारण स्टील का डिमांड फिर भी सस्टेन था। वहाँ पे तो इसलिए बहुत ज़्यादा आयरन ओर के दाम बढ़ने के आसार तो कम ही है। मेरा तो ये मानना है कि आयरन ओर के दाम अब गिरने चाहिए, तो इसलिए 3-6 महीने के लिए हो सकता है मे बी टिल द सीजनल स्लो डाउन हैपन्स, मानसून तक स्टील चलता रहे, बट उसके बाद फ्रॉम 12 मंथ परस्पेक्टिव में भी स्टील के दाम इतने सस्टेन शायद ना कर पाए। सो बिकॉज उसमें ग्लोबल लिंक है। तो इंडिया का डिमांड मेरे ख्याल से काफ़ी रोबस्ट रहेगा, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ग्लोबल प्राइसेस हो सकता है बियॉन्ड दिस रीस्टॉक सीजनली उतना सस्टेन ना कर पाए। तो ये प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, एनर्जी इंटेंसिव बेस मेटल्स और फेरस मेटल्स, इन सबको हमें अलग अलग तरह से देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, मेटल्स को आपने बखूबी समझा दिया। मेरे ख्याल से ये चंक में काट के ट्विटर पे भी डालूंगा, सोशल मीडिया पे भी। बहुत अच्छी, अगर आप देखें तरीके से समझाया आपने कि करके सारी ब्रांचेस को। एक बास्केट और, दैट्स केमिकल्स। सर हुआ क्या कि 2020 में जो डिमांड थी उसमें भारतीय कॉरपोरेट्स ने, कंपनियों ने बहुत कैपेसिटी बिल्ड करी थी, बट 23 के मिड तक आते आते उतना डिमांड नहीं थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना नहीं हुआ। केमिकल्स पे अगर आप कोई विचार अपना दे सकें तो इस पर।
वर्ल्ड वाइड डिमांड कैसी है और क्या ये प्राइसिंग को ड्राइव करेगी क्या? केमिकल्स भी एक तरह से आप समझ लें अपस्ट्रीम डिमांड पे ही रिलाई करते हैं। तो अगर ग्लोबल ग्रोथ एटलीस्ट नियर टर्म लग रहा है कि अपसाइड पे सरप्राइज करेगी, तो हो सकता है केमिकल्स का डिमांड भी बढ़े। बट केमिकल्स में रिस्क चाइना की डंपिंग का बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कुछ केमिकल्स हैं जहां इंडिया में प्रोटेक्शन है, कुछ केमिकल्स है जहाँ पे काफ़ी वीकनेस और मतलब प्राइसेस ऑलरेडी कॉस्ट के नीचे भी आ चुकी हैं, चाइनीज़ कॉस्ट के नीचे भी, तो वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना हो। बट एक ट्रेंड है जो अगले 3 से 5 साल हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि चीन में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कम नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा है, और वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट करने की बात सरकार करती रहेगी, बट वो उनकी खुद की मंशा भी नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं कि वो इंटरनल सिग्नलिंग उनकी चीन की सरकार की है कि हमें अपने बेल्ट टाइट करने होंगे, ये काफ़ी मुश्किल 4-5 साल आने वाले हैं। किसी ने तो ये कहा कि जब चाइनीज लीडरशिप साउथ कोरिया गई थी तो 4 स्टार होटल में रह रही थी, एज अ सिग्नल कि हम लोग सबको खर्च कम करना चाहिए, कंजम्पशन कम करना चाहिए। तो अगर चीन के पास सरप्लस कैपेसिटी बहुत रहेगी तो ये जो कमोडिटी केमिकल्स हैं इन पे मुझे लगता है प्राइस प्रेशर लगातार बना रहेगा। और इनमें सेलेक्टिव आई थिंक कुछ केमिकल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी अभी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। तो वहाँ पे जहाँ या बैटरी केमिकल का सप्लाई चेन इंडिया में बनना शुरू हो रहा है, तो इन सब जगहों पे सेलेक्टिवली कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे थोड़ा प्रोडक्शन, थोड़ा ग्रोथ दिख सकता है। बट जो कमोडिटी केमिकल्स हैं वहाँ मुझे लगता है चीन के कंपटीशन के कारण दाम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आपको 2026 के लिए। आपको। चलिए बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। मीशो 5% का लोअर सर्किट है और इस समय ये तो खैर 14 डे का चार्ट है, और आज का भी एक बार दिखा दीजिए चार्ट, क्योंकि सुबह खुलते ही इसमें सर्किट लगा और अब तक सर्किट पर है। आशीष से जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 5% का लोअर सर्किट है, लेकिन खास बात है कि स्टॉक अपने हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 32% नीचे चल रहा है। 18 दिसंबर को 254 रुपए का हाई बनाया था, वहां से स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ नीचे ही देखा है, गिरावट देखने को मिल रही है। आज की गिरावट के पीछे कारण यह है कि 2% इक्विटी का जो एंकर लॉक इन है वो खुल रहा है, यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि 11 करोड़ शेयर जिनकी वैल्यू 2000 करोड़ की है, इसका लॉक इन खत्म हो रहा है। तो हो सकता है कि एंकर बेस्ड सेलिंग यहां पर आपको देखने को मिले और इसी के चलते गिरावट है। अब जो दूसरा चरण है इस एंकर लॉक इन का, वो 8 मार्च को तकरीबन 90 दिनों का जो एंकर लॉक इन होता है वो खुलेगा। गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन खास बात यह भी कि इस आईपीओ को रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया देखने को मिला था। 82 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन था, लिस्टिंग बड़ी दमदार देखने को मिली थी, और लिस्टिंग के 1-2 दिनों के बाद एक और अजब सी चीज़ ये हुई थी कि शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला था स्टॉक में, और शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो गए थे, और इसकी जानकारी ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने भी दी थी। और उसके बाद आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी आई, और फिर वहां से देखें तो सिर्फ एक रिवर्सल देखने को मिला है, गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और आज फिलहाल अगर आप देखें तो एंकर लॉक इन खुलने के चलते बड़ा कट है, 5% के लोअर सर्किट पर है। तो लोअर सर्किट पे आशीष बहुत शुक्रिया अब तक की इसकी छोटी सी कहानी, छोटे से करियर पे प्रकाश डालने के लिए। और करीब मेरे ख्याल से 254 का हाई था, 173 डाउन फ्रीज 173 का। शुक्रिया आशीष। चलिए अब एक काम करते हैं, सहज अग्रवाल हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सहज, इंडेक्स छोटी सी रेंज में ट्रैप्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग ना कोलैप्स हो रहा है, ना अगर आप देखें बिल्ड कर पा रहा है। कर क्या रहे हैं आप, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक आपका व्यू क्या है, क्या चीज करना चाहिए इस वक्त? जी, आई थिंक करंट जो कल और आज में मूवमेंट हुआ है, इसमें मार्केट शॉर्ट टर्म बेसिस पर थोड़ा सा करेक्टिव सेटअप में एंटर किया है। इसके लिए मोमेंटम, जैसे आप भी दर्शा रहे हैं कि मोमेंटम कम ही है। इनफैक्ट इंडिया विक्स भी अगर देखेंगे तो काफी निचले स्तर पे 9-10 के बीच में टिका हुआ है। तो ऐसे स्पेस में आई थिंक बहुत ज्यादा सिलेक्टिव और वैल्यू अप्रोच हमें रखना चाहिए। तो डिफेंसिव साइड में हमें डीवीज लैब अच्छा लग रहा है, 6400 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है उसका।
ऊपर की तरफ में 7,000 जाने तक की क्षमता रखता है। इसका लॉजिक ये है कि उसका एक डेली बेसिस पर हमें रेंज ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और दूसरा स्टॉक थोड़ा सा एक एग्रेसिव स्टैंस हमने लिया है। अगेन ब्रेकआउट के बाद में डीएलएफ ने एक रिट्रेसमेंट दिया है, तो यूजुअली ब्रेकआउट के बाद में जो एक रिट्रेसमेंट होता है उसे हम पुल बैक कहते हैं, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो ब्रेकआउट को कैपिटलाइज करने के लिए। तो उस नजरिए से 700 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 688 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 750 तक जाने की क्षमता रखता है। ओवरऑल मैं दर्शकों को बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा ये मार्केट जिस हिसाब से अभी चल रहा है, सिलेक्टिव और डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखने से आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म में आपको जरूर फायदा होगा। अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है जहां पे आप लॉन्ग ऑल टाइम हाई आने के बाद भी कहीं ना कहीं उतना मोमेंटम हमें दिख नहीं रहा है बिल्डअप होता, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस जियोपॉलिटिकल रीजंस। सो एक डिसिप्लिन ट्रेडर के हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। इस पूरे टर्बुलेंस वाले फेज को सहज एक चीज़ है कि फार्मा थोड़ा सा ना थोड़ा सा संभल के नेविगेट कर रहा है ना। आप देखिए फार्मा में डेडिकेटेड लॉन्ग से लुक एट फोर्टिस, लुक एट अपोलो एंड हेल्थ केयर स्पेस एज वेल। तो फार्मा में कुछ डिफरेंशियल नजर आ रहा है क्या आपको इस बार? जी आई थिंक एक तो यूजुअली ऐसे परिस्थिति में जब मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव, इसलिए हम इन स्टॉक्स को डिफेंसिव स्टॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जहां पे मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो ये स्टॉक्स पिकअप कर लेते हैं। तो आई थिंक हेल्थ केयर और फार्मा में इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। अपोलो हॉस्पिटल्स भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी हमारा उस पर बहुत ही बेहतरीन ध्यान है और स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन होकर अभी रिवर्सल दिया है। तो वही जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि अच्छी वैल्यू बेस्ड अपॉर्चुनिटीज में फार्मा और सिलेक्ट हेल्थ केयर स्टॉक्स अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आई थिंक उसको चेज कर सकते हैं फिलहाल के लिए भी, क्योंकि वहां पे वैल्यू भी है अभी और मोमेंटम भी बिल्डअप हो रहा है। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। इस शो को समेटेंगे। मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, खास तौर से मिड कैप में। आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, डे हाई पर इस समय मिड कैप इंडेक्स, और एडवांस डिक्लाइन की जो लाइन है वो भी अब वापस एडवांसेस के फेवर में आई है। क्रिस क्रॉस किया है उस लाइन ने, 1.2:1 के करीब का इस समय एडवांस डिक्लाइन अब आपको दिखाई देगा। चलिए शो को यहीं समेटेंगे, इसके बाद कंचन के साथ जुड़िए ट्रेडर्स हॉटलाइन में।